Hi everyone, Sarhan here, guys. Hope you guys are doing good. Let's start paper one of multiple choice AS Chemistry, October-November 2022, variance 12. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Let's start with question number one. Why is the first ionization energy of phosphorus greater than first ionization energy of silicon? So याद रखिएगा कि ये across the period trend है. पहले सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है. तो सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा. So across the period, first ionization energy of phosphorus is greater than silicon. तो कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा. Across the period, shielding remains same. Okay. Nuclear charge increases. So nuclear charge increases, जिसकी वजह से प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होती है एंड साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज होता है. ठीक है. So first option, the outer electron in phosphorus atom is paired. Okay, इसको देख लेते हैं. phosphorus का atomic number 15 होता है. कॉन्फ़िगरेशन करो शॉर्ट फॉर्म. 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन. 3s में कितने आएंगे? 2. और 3b में कितने आएंगे? 3. तो 3b में सारे के सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन है. आउटर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, पेयर्ड नहीं है. इसका मतलब ये गलत हो गया. नेक्स्ट, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम इज मोर शील्डेड. तो अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग तो सेम रहती है. इसका मतलब सी भी गलत हो गया. नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉस्फोरस एटम इज ग्रेटर. तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा और फॉस्फोरस का छोटा होगा. तो साइज ग्रेटर कह रहा है, स्मॉलर होना चाहिए. तो ये भी गलत. तो जब ए गलत जब बी गलत सी गलत डी गलत, तो आंसर इज ए. और आंसर ए में क्या कर रहा है? फॉस्फोरस एटम हैज वन मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. ऑब्वियसली जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर 14 है. इसका मतलब इसमें 14 प्रोटॉन है. और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15. इसका मतलब इसमें 15 प्रोटॉन्स हैं. तो इसका मतलब उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की रीजन भी है. ठीक है. Next is sodium peroxide Na2O2 is used to absorb carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen in closed environment such as space capsules and submarines. Okay, which mass of sodium peroxide would be required? Okay, so I need the mass of sodium peroxide required to remove 2.4 dm cube of carbon dioxide. So I know the volume of carbon dioxide from the atmosphere at room temperature and pressure. So first of all, let's find out the MR of Na2O2. तो हमारे पास सोडियम होता है 23 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2. तो ये हो जाएगा 46 प्लस 32. तो ये हो जाएगा 78. ओके, तो ये तो MR आ गया मेरे पास. दूसरी बात, मुझे वॉल्यूम गिवन है. तो मैं यहाँ से मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ. 2.4 dm क्यूब को डिवाइड कर दूंगा 24 dm क्यूब से. So 2.4 divided by 24 is going to be 0.1 mole. सही है. आप जानते हैं सोडियम पर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का रेशो सेम है. दैट इज 1:1. 2:2 बोला या 1:1, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो अगर आपने इसके 0.1 मोल कैलकुलेट किए हैं तो सोडियम ऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे? Na2O2 0.1 मोल हो जाएंगे इसके भी. ठीक है. अब इशू ये है कि मुझे मास कैलकुलेट करना है. तो मास कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एमआर से, विच इज 78. सो इनटू 78, इट्स गोइंग टू बी 7.8 ग्राम. So my right answer is C. Okay.
I hope it makes sense to you. Next is, in which species are the number of protons, neutrons and electrons all different? Important statement is all different. तो भाई जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इट हैज 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये तो सेम हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. वो कह रहे हैं सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो गलत हो गया. यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड 35 माइनस 17 बिकम्स 18 न्यूट्रॉन. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम हो गया, इसलिए गलत हो गया. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 प्रोटॉन्स, 2 माइनस चार्ज की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, विच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. हाउ कम? इसमें 19 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 39 माइनस 19 बिकम्स 20 न्यूट्रॉन्स हैं. तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब डिफरेंट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड each react with acid. Okay. A mixture of these two compounds X, इन दोनों का मिलाकर मिक्सचर जो है उसको X कर दिया उसने. वो कह रहा है exactly react with 0.125 moles of dilute hydrochloric acid. So ये amount of hydrochloric acid है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है. उसके बाद है the amount of hydrogen sulfide formed is this. Okay, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स इतने फॉर्म हुए हैं. वो कह रहे हैं what mass of calcium oxide in mixture X. Okay. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि मैं हाइड्रोजन आयन और H2S इन दोनों का मोलर रेशियो लूंगा. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल, ये 1 मोल. एग्जामिनर ने आपको 0.025 मोल्स दिए में. सो बताइए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हो जाएंगे? तो 0.025 into 2 is going to be 0.05 moles. सही. अब हमारे पास 0.05 मोल्स आ गए. अब इशू ये है कि भाई इक्वेशन 1 में हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम ऑक्साइड का भी रेशियो है, ठीक है ना? तो वो भी देखना है हमने. ओ ओके ओके ओके. तो जरा देखो, इनिशियली मेरे पास कितने थे? 0.125. उसमें से रिएक्ट कितना हो गया? 0.05. तो बच कितने जाएंगे? तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमेनिंग ये हो जाएगा 0.125 माइनस 0.05. तो ये हो जाएगा 0.125 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 0.075 मोल्स. ये वो मोल्स हैं जो कि इससे रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड से. ओके. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के दरमियान रेशियो देखो, ये है 1:2 का. अगर ये 0.075 मोल्स हैं तो बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 2 कर दो. So it's going to be 0.0375 moles. मुझसे वो कह रहे हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालो. तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालने के लिए मेरा लास्ट, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड के MR से. तो मोल्स है मेरे पास 0.0375 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको MR से. तो कैल्शियम इज 40.1 और 16 56.1. तो into 56.1 is going to be 2.10 gram. 2.10 gram. The right answer is going to be B. I hope it makes sense to you. But this part is very tricky. This part is tricky. बाकी तो सब आसान था, ये बहुत मैटर करता है कि इनिशियली ये था और जाहिर सी बात है इतने मोल्स जो थे वो मैग्नीशियम सल्फाइड से रिएक्ट कर गए. तो बच कितने जाएंगे? जो बच जाएंगे वो यकीनन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे. ठीक है. 2 moles of VO2 plus ions. That's amazing information. यानी मैं इक्वेशन बैलेंस करते हुए 2 moles of VO2 plus को चेंज नहीं कर सकता.
with 1 mole of zinc atom, 1 mole of zinc atom, the presence of dilute sulfuric acid, acidic medium है हमारे पास. The product includes zinc ions and anion Y. Ion Y contain vanadium. Only zinc and vanadium changes oxidation state in this reaction. What is Y? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैनेजेबल होगा. क्यों मैनेजेबल होगा? क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है आपको. जिंक एटम है और वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में. इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. सही. अब जाहिर सी बात है ये है VO2 प्लस. सही. और आप जानते हैं ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा, राइट. उसने कहा ये 2 मोल है तो यहाँ पर 2 लगाओ. सही है भाई. तो अब जरा नोट करो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया 2 प्लस. इस 2 प्लस को 0 में कन्वर्ट करने के लिए इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने इलेक्ट्रॉन जिंक से लूज हुए थे वो गेन करेगा ये, और गेन करके y बनाएगा. वो y हमें डिटरमिन करना है. ठीक है, वो y हमें डिटरमिन करना है. तो बेसिकली इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वेनेडियम की. वेनेडियम को x ले लो, ऑक्सीजन -2 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, होल चार्ज इक्वल्स टू +1. सॉरी गाइस, +1 तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू +5. तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो फिर क्या होगा. Sorry guys. So what I was saying is the oxidation state of vanadium in this is +5. So if it gains, it is not gaining 2 electron. Guys, look, 2 ions gaining 2 electrons. तो अगर ये 1 मोल होता तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता. तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये टेक्निकली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से होकर कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. बहुत ही टेक्निकल छोटा सा पॉइंट है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन दिस आयन इज +5. In this equation, this vanadium is gaining only 1 electron. By 2 moles थे इसलिए 2 electrons gain कर रहा है, right? तो अगर 1 mole होता तो ये 1 electron ही gain करता ना. तो technically it is gaining 1 electron, which is why its oxidation state changes from +5 to +4. तो यहाँ लिख देते हैं कि vanadium is gaining only 1 electron so it changes its oxidation state from +5 to +4. तो +4 ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज उसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहे हैं the compound potassium bismuth 5 KbIO3 is a powerful oxidizing agent. What is the significance of this 5 in potassium bismuth 5? तो दो बातें हैं यहाँ पर. पहली तो बात यह है कि इस कंपाउंड में BiO3 नेगेटिव होगा, इस कंपाउंड में पोटेशियम +1 चार्ज कैरी करेगा. ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना. और दूसरी बात कि ये जो 5 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट
है बिस्मथ की इन दिस कंपाउंड, सही है, बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो कह रहे इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बिस्मथ एटम, तो ये बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर है, राइट। बाकी भी रीड कर लेते हैं। इट इज अ चार्ज ऑफ द बिस्मेथ आयन, बिस्मेथ आयन का चार्ज है -1, तो ये गलत हो गया। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बिस्मेथ आयन, ऑक्सीडेशन नंबर बिस्मेथ आयन का नहीं हो सकता, बिस्मथ का हो सकता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द टू आयंस प्रेजेंट, ओ भाई इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है +1, दोनों के चार्जेस कैंसिल होंगे तो इट विल टर्न टू 0। वो कह रहा है ये 5 कह रहा है, वहां 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली एट 20 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, द रिएक्शन इज फास्टर व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, कैटलिस्ट एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर ही करता है by lowering the activation energy. Which statement is correct? The catalyst alters the Boltzmann distribution? No. No. No change in this curve. Only temperature changes the curve. सही है, तो ये गलत हो गया। Next, the catalyst has no effect on the value of Kc. That's correct. Because Kc is only temperature dependent. तो ये बिल्कुल सही बात है, सही है। नेक्स्ट देख लें, द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ Kc, नॉट एट ऑल। Kc सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो कम या ज्यादा सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, कैटलिस्ट की वजह से नहीं होता, तो ये भी गलत। द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म विद अ हायर एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है ना, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द रिएक्शन मैकेनिज्म, डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर उसके बाद वो कह रहे हैं हायर एक्टिवेशन एनर्जी, तो भाई ये बात गलत है क्योंकि ये लोअर होती है। क्या हो गया, ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कर देता है, ठीक है, नॉट हायर, इसलिए ये भी गलत। Question number 8. My goodness, a dimer Q is stable when solid, but dynamic equilibrium is set up in solution. Okay, a solution Q has an initial concentration of 0.5 mole per dm cube. तो भाई मेरे पास इक्वेशन है Q रिवर्सिबल साइन 2R, इनिशियल मेरे पास क्या मामला आते हैं 0.5, तो ये जाहिर सी बात है 0 होगा। देखते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या मामला आते हैं। तो कह रहे हैं when equilibrium has been reached, concentration of Q has fallen to 0.25, तो Q जो है वो 0.25 रह गया। सो यहां से रिएक्टेड अमाउंट देख लो, इनिशियली 0.5 था, 0.25 रह गया, तो रिएक्ट कितना होगा 0.25 मोल्स रिएक्ट होंगे, जितने मोल्स रिएक्ट होंगे उतने मोल्स फॉर्म होंगे, बट 2.25 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, क्योंकि मेरे पास 2 मोल्स है, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। ओके, तो R जो है वो 0.5 होगा एट इक्विलिब्रियम, Q जो है वो आपका Q जो है एट इक्विलिब्रियम 0.25 और R जो है वो एट इक्विलिब्रियम 0.5। ओके, हम यहाँ से Kc की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो Kc भी कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.5 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर है तो 2 मोल्स है तो स्क्वायर हो जाएगा ओवर 0.25, तो यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 इज गोइंग टू बी 1। सही है, तो Kc1 कहाँ पर है, Kc1 यहाँ पर है, Kc1 यहाँ पर है, इसका मतलब ये गलत और ये भी गलत। ठीक है, अब इशू ये है कि इक्विलिब्रियम पर Q क्या है 0.25, तो इक्विलिब्रियम पे Q क्या है 0.25, सही है। R क्या है 0.5, तो R तो 0.25 आ रहा है, तो ये भी गलत।
तो राइट आंसर इज सी। क्यों, जरा देख लीजिए। Q कितना होना चाहिए, 0.25, तो ये 0.25 पे आया, बिल्कुल सही बात है, ये 0.25 है, ठीक है। और R को कितना होना चाहिए, 0.5, तो ये 0.5 है आपके पास एट इक्विलिब्रियम, तो ये भी ठीक है, सही है। तो C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 9, the reaction pathway for the forward reaction of a reversible reaction is shown, which statement is correct? सबसे पहली तो बात ये कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मान लो कि मैं एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 50 + 30 इज गोइंग टू बी +80। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये आपका डेल्टा एच हो गया, एक मिनट, ये आपका डेल्टा एच हो गया विच इज -50, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये एरो बैकवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा +50, सही है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एंडो हो जाएगा तो फिर +50 हो जाएगा। वो कह रहे हैं आपसे द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज +80, तो +80 तो मैंने कैलकुलेट करके दी है, व्हिच मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज +30, नहीं, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की जो एनर्जी है वो -50 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज +50, भाई -50 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज +30, एंथैल्पी चेंज जो है वो रिवर्स रिएक्शन का +50 होगा, तो ये भी गलत हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The enthalpy changes for the possible reactions W, X, Y and Z are given। ठीक है, ये -W, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और -56 दे रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, डेल्टा HN है ये, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, NaOH और HCl में बना रहा है यार, तो भाई ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो रिएक्ट नहीं करता, वो डिसॉल्व होता है, सही है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये दोनों चीजें बना सके, तो ये वैसे ही नहीं पॉसिबल। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है +11, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सही है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो -10, सही है, ठीक है, ओके। सो अभी क्या सूरत हाल होगी हमारे पास, चले देखते हैं। ये रिएक्शन कर लेते हैं। W के लिए लिख रहा हूं मैं, NaOH + HCl, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज NaCl एंड वाटर, ठीक है। और ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, सही है, ठीक है।
ओके, वो कह रहे हैं which statement about the activation energies of these reactions is correct? ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है एंड ऑब्वियसली ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की होगी। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, रिएक्शन मुश्किल से होता है। तो W is lower than X, सही है ना? कुछ समझ में आई बात? भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये रिवर्स रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को उन्होंने उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है ना। तो ये आपका, चलो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, EA of X, EA of W। अब सही है। So W is lower than that of X, तो W is lower than that of X, या आप यूं कह लो कि X is greater than W, तो X is greater than W ये भी है, X is greater than W ये भी है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। चले, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट, दिस काइंड ऑफ अ वेरी टेक्निकल पार्ट, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। और ये कह रहा है कि 2HI है, और ये बन जाएगा H2 प्लस I2 में। तो ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई Y। ठीक है, और ये रिवर्स करके लिखा है उसने। तो जब रिवर्स करोगे तो जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, ये कम ये ज्यादा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो ये आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। वेट, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी फॉर Z। तो अब जाहिर सी बात है Y की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है Z से, Y की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है Z से, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक हो गया आपका। तो इसका मतलब B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है हर रिएक्शन की। ओह माय गुडनेस, दैट्स अ टेक्निकल थिंग। Question number 11. The Haber's process is carried out with nitrogen partial pressure of 50 kilopascal, hydrogen partial pressure of this, temperature at this, catalyst is this. In all other conditions the kept will result in a raised activation energy. भैया, raised activation energy. तो catalyst lowers the activation energy. Lowers the activation energy. So if you want to raise the activation energy, you need to remove the catalyst। कहाँ लिखा हुआ है? और इसमें जो कैटलिस्ट है वो आयरन है, तो इसका मतलब मुझे आयरन को रिमूव करना है। यू नीड टू रिमूव द कैटलिस्ट आयरन। सही है, ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन बी में लिखा है, इसलिए बी इज गोइंग टू बी द राइट। सो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑब्वियसली आप कैटलिस्ट को रिमूव कर दोगे, और कैटलिस्ट का जो रिमूवल है मतलब आयरन को रिमूव कर दोगे, तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, the compound this has a simple molecular structure। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये है आपके पास नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ है 3 CH3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, एंड बाय द वे वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन क्लास। आपके पास
ये पूरा लेक्चर डेटिव बॉन्डिंग के अंदर है। और ये नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम के दरमियान डेटिव बॉन्ड है। एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ओके, सबसे पहली बात, दिस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर वह एल्यूमिनियम एटम इन दिस हैज एन इनकम्प्लीट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई 4 बॉन्ड्स, इसका मतलब उसके पास कोई इनकम्प्लीट वैलेंस शेल अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। The bonds around aluminum atom are planar. By the way, एल्यूमिनियम के अराउंड 4 कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, प्लेनर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी। और आप नोट करें, वो कह रहा था मॉलिक्यूल कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड इज द सेम थिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी should be used in answering this question. The dot and cross diagram for ozone molecule is shown. What is the predicted bond angle in this molecule? Predicted bond angle in this molecule. Predicted bond angle in this molecule. Okay. ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, एक ऑक्सीजन एटम तो ये है मेरे पास, सही है। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये आ गया। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और एक जो है वो डेटिव है, और वो डेटिव इसकी वजह से बन रहा है, ये आ गया वो डेटिव बॉन्ड। सही। अब ऑक्सीजन के अराउंड टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 3। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए क्लास में मैंने बताया था आपको, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने होते हैं सेंट्रल एटम पे। सही। टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हो गए भाई, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए। लोन पेयर कितने हैं मेरे पास, ऑक्सीजन के अराउंड लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर है ना, ये लिखा हुआ एक लोन पेयर, ये लिखा हुआ। तो ऑक्सीजन के अराउंड एक लोन पेयर है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 लाइंस ड्रॉ करो, पहली वाली लाइन एस ऑर्बिटल, बाकी दो लाइन पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और 2 सिंगल बॉन्ड 1 लोन पेयर हो, तो 117.5 डिग्री का एंगल होता है, ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो 117.5 डिग्री का एंगल क्लोज टू सी। ठीक है। Each of the substances shown is gaseous. Which substance is most likely to show ideal behavior in the condition shown? भाई मुझे मोस्ट लाइकली आइडियल बिहेवियर निकालना है, तो आइडियल बिहेवियर सिर्फ उसी वक्त होगा जब प्रेशर लो यूज करोगे और हाई टेम्परेचर यूज करोगे आप। तो आप लो प्रेशर कहां पर है, लो प्रेशर आपका ये है और ये है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि इसमें तो हाई प्रेशर आ गया। लो टेम्परेचर कहां पर है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ है और यहाँ है, तो मैं आंसर दूंगा सी। और वैसे भी HCl जो है, याद रखना, वो पोलर है, इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी, और जहां परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं वहां पर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, वहां डेविएशन ज्यादा होगी। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये नॉन पोलर है और इसमें टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। ठीक है, ये याद रखना। बट ये इन दोनों से जज हो जाएगा बहुत आराम से कि भाई हाई टेम्परेचर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, ये दोनों कॉमन सिर्फ सी में है, इसलिए सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके ओके, विच graph represents the variation of pressure and volume sample on an ideal gas at constant temperature? तो गाइस आप लगाएंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज कर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज,
वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब आपको पैराबोला कर्व मिलेगा, और पहला पैराबोला कर्व आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ नजर आ रहा है, डी में नजर आ रहा है, विच इज वाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। सही है, ये लीनियर है। आउच, ये लीनियर स्केच है, ये गलत है। सही है, ये भी लीनियर स्केच है, ये भी गलत है, और ये तो है ही गलत, ये तो किसी सेंस में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, use relevant enthalpy changes from the table to answer this question. क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। what which value can be calculated from the enthalpy change for the following reaction? इसके लिए enthalpy change निकाल लिया मैंने। we need to find out the delta HR for this reaction. Oh my goodness. Okay. The problem is कि ये आपके पास सॉलिड है और ये 1 मोल है। सो बेसिकली ये डेल्टा HF की वैल्यू है। सही है, डेल्टा HF ऑफ मीथेन। ये कंबस्शन है, बल्कि ये कंबस्शन भी नहीं है। पूछो क्यों? क्यों इसलिए क्योंकि ये गैस है, कंबस्शन में ये लिक्विड होता है। सो आप लिखोगे नॉट कंबस्शन। ठीक है, आप इसको देखो, ये मीथेन है, ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है सारे के सारे एटम्स में। इसका मतलब ये बॉन्ड एनर्जी है, ऐसे ही है ना। बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है 4 CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो 1648 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब मैंने 4CH को ब्रेक किया तो मुझे एनर्जी मिली 1648। ठीक है, अगर मैं एक CH की बॉन्ड वैल्यू डिटरमिन करूं तो बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1648 डिवाइडेड बाय 4। तो 1648 डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू बी 1648 divided by 4 is going to be 412. तो प्लस 4121 CH बॉन्ड की एनर्जी आ गई है। ठीक है, ओके। सो मैं क्या करता हूं, मैं इस एनर्जी को यहां पर लेकर जाता हूं। सही है भाई, यहां तक आ गया। अब क्या करें, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा HR इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यही फॉर्मूला आपको सिखाया है। अब मसला ये है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी 0 क्योंकि ये दोनों के दोनों एटम्स हैं, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6। C2H6 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। यहाँ पर C2H6 का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 350 प्लस कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी मैंने और आपने मिलकर निकाली है 412। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, बिकॉज वी हैव 6 बॉन्ड्स। यहाँ पर 6 बॉन्ड्स है ना, उनको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा HR इक्वल्स टू 0 माइनस माय गुडनेस 412 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 350। सो 28 प्लस 2822, तो यहाँ से डेल्टा HR की वैल्यू हो जाएगी -28
2 -2 2 2 कहाँ लिखा हुआ है? ए में लिखा है, इसलिए ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगेन अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है और इसका मीनिंग क्या है। और आप नोट करें, हमने इसको यूज ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें इससे पता चल गई है। हमने इसको क्यों नहीं यूज किया? हमने इसको इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये कार्बन सॉलिड है और एटोमाइजेशन ऑफ सॉलिड हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में सारे के सारे गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये सॉलिड में था। अगर मुझे इसकी एटोमाइजेशन गिवन होती तो शायद मैं यूज कर कुछ कर लेता, लेकिन क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। सिर्फ इससे मैंने वर्किंग की, CH की एनर्जी निकाली और उससे फिर डेल्टा H निकाला। दैट्स अ ट्रिकी पार्ट, नॉट एन इजी क्वेश्चन। Element X requires strong heating to react with oxygen. Okay. Element X requires chlorine to give a covalently bonded chloride. What could be the identity of element X? अच्छा जी, पहली तो बात ये कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और आप जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, जबकि वो आपसे कह रहे हैं कि ये कोवलेंटली बॉन्डेड है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P4 होता है, अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो P4O10 बनेगा। ठीक है, अगर मैं फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये बन जाएगा 4PCl5, 4 5 20, ये आ जाएगा, ठीक है। मसला ये है कि रिएक्शन अकर इजीली, जबकि वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी गलत। सोडियम, सोडियम को जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, और इस सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग होगी आयोनिक, जबकि वो कह रहा है उसकी क्लोराइड की बॉन्डिंग है कोवलेंट, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज डी, इसलिए क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, SiO2 बनाएगा, एंड दिस रिएक्शन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग। Why this reaction is require strong heating? Because silicon has a giant covalent structure. To break those bonds, we need strong amount. We need a strong heating or more amount of energy. और सिलिकॉन जो है वो जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो वो SiCl4 बना लेता है, और ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। So D is going to be the right answer for question number 17. Next, melting point of period 3 elements, sodium to aluminum, are shown in the table. Which factor explain the increase in melting point from sodium to aluminum? Okay, तो दो चार चीजें हैं जिनका जहन में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप जानते हैं from sodium to aluminum ionic radius, यानी ionic radius भी नहीं कहना चाहिए, size of cation decreases. Okay? यानी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, फिर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, और फिर एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होगा, राइट। तो बेसिकली चार्ज ज्यादा हो रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, हाई चार्ज डेंसिटी, सही ना। चार्ज ऑफ द आयन हायर, साइज ऑफ द आयन स्मॉलर, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। थर्ड, more delocalized electron in the valence shell. आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2, सोडियम के वैलेंस शेल में 1, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एल्यूमिनियम में होगी, सबसे वीक सोडियम में होगी, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। लेट्स टॉक अबाउट the change in first ionization energy. Ionization energy has nothing to do with the melting point. The increase in the electron negativity has nothing to do with the melting point. The increase in the AR of the element, AR of the element, AR of the element, AR नहीं, हमने कहीं AR of the element explain नहीं किया है, तो ये भी गलत। The increase in the number of outer electrons in each from sodium to chlorine, that's the right answer. ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। Okay. Next is the nitrates of beryllium, calcium, magnesium, and strontium all decomposes in the same way when heated. When 2 gram of one of these anhydrous nitrate is decomposed, 1.32 gram of gas is produced. What is the nitrate? Guys, ये trial and error की बेस पे सॉल्व होगा। तो ट्रायल एंड एरर की बेस पे सॉल्व करने के लिए मैं एमआर निकाल लेता हूँ। सही है, वेट करो, बेरिलियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट का एमआर है गाइस 133.02। कैल्शियम नाइट्रेट देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर है 164.08। फिर मैग्नीशियम देखते हैं, वन 148.3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रोंशियम देखते हैं, टू 211.63। ठीक है, ये हमारा है। ओके, मैं एक ट्रायल एंड एरर की बेस पे बात कर लेता हूँ। मुझे मास ऑफ वन ऑफ दीज एनहाइड्रस दिया हुआ है, तो मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ। पहले मैं एक खुद से करके देखता हूँ कि शायद मैनेज हो जाए। ठीक है ना, देखते हैं कि मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑप्शन ए, मोल्स ऑफ बेरिलियम नाइट्रेट निकालो, तो ये हो जाएगा 2.00 डिवाइडेड बाय 133.02। सो 2 divided by 133.02 is going to be 0.015 0 moles। ठीक है, अच्छा, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो बेरिलियम नाइट्रेट के मोल्स होंगे वही बेरिलियम ऑक्साइड के भी मोल्स होंगे, क्योंकि रेशो 1:1 का होगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो मैं यहाँ से मास ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड निकाल लेती हूँ, सॉरी निकाल लेता हूँ। 0.0150 इंटू बेरिलियम का एमआर कितना होता है? बेरिलियम का एमआर, बेरिलियम का एमआर गाइस, पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। बेरिलियम का एमआर, बेरिलियम का एमआर होता है 9। ठीक है, 9 ही है जी, ये 9 है। बेरिलियम का एमआर हो गया 9। 9 + 16 कितना हो जाएगा? 9 + 16, 9 + 16 is going to be 25 मल्टीप्लाई बाय 0.015। सो ये हो जाएगा आपके पास 25, तो ये हो जाएगा 0.375। अच्छा, तो अब मास लॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो भाई इनिशियली 2.00 था, उसमें से 0.375 ऑक्साइड का निकल गया, तो बच कितना जाएगा? 2 माइनस आंसर हो जाएगा 1.625 ग्राम। ये आया 1.62 ग्राम, जबकि आना कितना चाहिए? 1.32। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। इसी तरह से मैं बी को सॉल्व करूंगा। मैं अब निकालूंगा मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट।
सो मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा 164.08 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 164.08 इज गोइंग टू बी 0.012 मोल्स। ओके, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, मुझे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिटरमिन करना है। तो मोल्स सेम होंगे क्योंकि रेशो सेम है बिटवीन कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का एमआर होता है 56.1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 56.1 से, सो इट्स गोइंग टू बी 0.688 ग्राम। मेरा नेक्स्ट इज मास लॉस्ट। ये जो तुमने 0.688 निकाला ये ऑक्साइड है, वो तुमसे पूछ रहा है कि गैस का कितना होना चाहिए। तो जाहिर बात है अगर तुम इनिशियल मास को ऑक्साइड के मास से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.316 ग्राम, और 1.316 को तुम 1.32 ग्राम, यानी एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गई, टैली हो गई, which is why B is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. ठीक है, okay, that's called trial and error method. ठीक है जी। Next, oops, okay. In the diagram, each test tube W, X, Y, and Z contain 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube solution of a salt. Okay, two test tube W and X, 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube NaOH is added. अच्छा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब मैं इसमें NaOH ऐड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड में। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका, और इसकी pH 14 होती है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे मुझे क्योंकि इनसॉल्युबल होता है ये, सही। और इसकी pH जो है वो 9 होगी, 9.0, ठीक है। तो ये पता चल गया कि जी कहाँ पर आ रहे हैं आपके पास। फिर वो कह रहा है इन टेस्ट ट्यूब Y and Z 25 cm cube of 0.1 मोल पर dm cube सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। तो जब मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा तो मुझे बेरियम सल्फेट मिलेगा, और ऑब्वियसली इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे मुझे। और जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसके मुझे मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और इसका कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, सही है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब W and XY द लिक्विड हैव अ हायर pH। तो हायर pH जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की होगी, यानी W की होगी। तो हायर pH W की है, ये गलत, ये भी गलत, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं ग्रेटर मास ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जाहिर सी बात है इसका बेरियम का AR ज्यादा है, इसका प्रेसिपिटेट ज्यादा। मैग्नीशियम का AR कम, इसका प्रेसिपिटेट का मास कम, तो Y का ज्यादा होगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी इन A। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है जी। सो अब यहां पर लिख लीजिए मोर मास, और इसका होगा लेस मास क्योंकि ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। What is the oxidation state of chlorine containing species that kills bacteria in drinking water? ये इक्वेशन मैंने आपको करवाई है। जब आप क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट HCl भी बनता है और HClO भी बनता है, जिसको आप क्लोरिक 1 एसिड कहते हैं। ये बैक्टीरिया किल करता है, ठीक है। और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, देन Cl इक्वल्स टू +1। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी B। फिर वो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड Q इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इजीली इन वाटर
When concentrated sulfuric acid is added to dry sample of Q, steamy white fumes are formed. When these white fumes are passed into aqueous silver nitrate solution, a white precipitate is formed. This precipitate is soluble in dilute aqueous ammonia. What is compound Q? Guys, ये गलत इसलिए क्योंकि ये insoluble in water होता है, जबकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट कहा कि कंपाउंड Q is a white crystalline solid which dissolves easily in water. तो ये गलत हो गया, एंड ऑब्वियसली ये भी गलत होगा, इसलिए क्योंकि एक तो ये इनसॉल्युबल होता है और दूसरा इसके क्रीमी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, वाइट नहीं होते। तो ये हो गए दोनों गलत। ये इसलिए गलत क्योंकि इसके क्रीमी प्रेसिपिटेट्स आएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, राइट, जबकि वो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स और वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इजीली और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो व्हाइट फ्यूम्स दे देता है। ठीक है, और जब तुम इस व्हाइट फ्यूम्स वाले यानी HCl को पास करोगे सिल्वर नाइट्रेट से तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे AgCl के, वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में। सो आई थिंक C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। R इज अ सॉलिड, ठीक है, R फिजेस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड ऐड करते और फिजिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो R है वो कोई ना कोई कार्बोनेट होगा, तो R कंटेन कार्बोनेट आयंस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं R reacts with hot aqueous sodium hydroxide giving off a gas which turns red litmus paper blue। ये जो आपके पास गैस आई ऑब्वियसली ये आपकी अमोनिया गैस होगी, ठीक है, और अमोनिया गैस इज ऑलवेज गिवन ऑफ व्हेन हॉट aqueous NaOH is reacted with ammonium ion। That's what we have done in the class। So इसका मतलब आपके पास अमोनियम आयंस हैं और कार्बोनेट आयंस हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे, एंड देयरफॉर B is going to be the right answer। Okay, photochemical smog is a type of air pollution produced in urban areas by the effect of sunlight on the substances released from vehicle exhaust, which mixture of primary pollutants leads to the formation of photochemical smog। मैंने क्लास में करवाया कि photochemical smog की फॉर्मेशन के लिए you need two things। सबसे पहला unburnt hydrocarbons, और दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए ये दोनों लिखे हुए कहां पर हैं, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन तो है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी है, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, T is an element in period 3. The first ionization energy of T is lower than that of the element with one less proton. The oxide of T does not react with water. Okay. दो ऑक्साइड हैं जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते पीरियड 3 के, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, तो या तो ये आंसर एल्यूमिनियम, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही है। अब या तो आंसर एल्यूमिनियम है या सिलिकॉन है, तो आपको मैं याद करवा दूं, मैंने आपको ग्राफ बना के दिया था अगर आपको याद हो आयनाइजेशन एनर्जी का, उसमें कुछ इस तरह का था। सोडियम है ना, ये नियॉन है, फिर सोडियम था, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है और फिर आर्गन है, ऐसे ही है ना। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ये कम, फिर इसकी ज्यादा हुई थी, फिर इसकी कम हुई, फिर इसकी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और फिर इसकी कम हुई और फिर इनकी ज्यादा, एंड ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम, तो उसकी और कम हो जाएगी, ये पोटेशियम को रिप्रेजेंट करेगा, सही है। ये कुछ इस तरह से था।
तो मुझे ये तो पता चल गया कि सी और डी गलत है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना वो भी वाटर में डिजोल्व होता है, डिजोल्व सिर्फ ये दोनों नहीं होते। सही है, लेकिन वो कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टी इज लोअर देन दैट ऑफ द एलिमेंट विद वन लेस प्रोटॉन। अच्छा भाई, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो यही तो कह रहा है the first ionization energy of T is lower than that of the element with one less proton. Oh, इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब इसमें एक कम प्रोटॉन है। तो वो यही तो कह रहा है कि जो एलिमेंट T है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उस एलिमेंट से जिसका एक प्रोटॉन कम है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, एल्यूमिनियम हो गया, तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी गाइस, ठीक है जी। ओके, next the structure of tartaric acid is shown. Which statement about tartaric acid is correct? A molecule of tartaric acid has more than one chiral center. I think that's the right answer because ये भी chiral है और ये भी chiral है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलते हैं। Molecular formula of tartaric acid is C4H6O4. Let's count. 1 2 3 4 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप थर्ड वाला ऑप्शन भी पढ़ दें, क्यों गलत है वो? ये भी गलत है। क्यों गलत है? वो कह रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ टार्टेरिक एसिड प्रोड्यूसेस 4 हाइड्रोजन आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। बेटा ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, gives हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये भी एसिडिक है, gives हाइड्रोजन आयन। लेकिन आप जानते हैं ना, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होता है, मैंने लिखवाया कि ऑल एल्कोहल्स आर न्यूट्रल। इसका मतलब कैन नॉट आयोनाइज। ठीक है, विच इज वाई थर्ड भी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहे हैं आपसे 27 में a carboxylic acid P has no chain isomer. It reacts with an alcohol Q that has only one positional isomer. What could be the ester form from a reaction between P and Q? Okay. सबसे अहम बात यह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कोई चेन आइसोमर नहीं है, और जब वो अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो उस अल्कोहल का सिर्फ एक पोजीशनल आइसोमर है। काफी टफ है। ब्यूटाइल प्रोपानोएट, प्रोपानोएट, तो ब्यूटाइल प्रोपानोएट CH3 CH2 CO O ब्यूटाइल CH2 CH2 ब्यूटाइल, 4 कार्बन हो जाएंगे ना। माय गुडनेस। ठीक है, तो इससे तुम एस्टर बनाओ, ओ सॉरी, इससे तुम एसिड बनाओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोपानोइक एसिड। इसका कोई पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, और ये बनेगा CH3 CH2। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यहाँ रख लें, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। CH3 CH2 CH2 CH2OH। सही है।
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया। तो इसमें तो पोजीशन आइसोमर मिलेंगे बहुत सारे। नहीं, इसका एक ही पोजीशन आइसोमर होगा। यस, इसका एक ही पोजीशन आइसोमर है। ये ब्यूटेन 1 ओल है, तो सिर्फ ब्यूटेन 2 ओल बन सकता है। सही है, और कोई पोजीशन आइसोमर नहीं है। और इसका कोई चेन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम में तो कोई चेन नहीं होगा ना, तो यही आंसर है मेरे ख्याल से, नो चेन आइसोमेरिज्म। सही है, सो आई थिंक ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। गॉड, काफी टफ था वैसे। मैं ऑप्शन बी को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ टू गेट द क्लियर पिक्चर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जी हम सोच कैसे रहे इन चीजों को। इथाइल ब्यूटानोएट है। ब्यूटानोएट का मतलब 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 3 और ये हो जाएगा इथाइल। तो ये इथेनॉल बन गया। चलो, इसमें कोई चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। इसका कोई पोजीशन नहीं बन सकता। सही है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो कह रहा है 1 पोजीशन आइसोमर होगा अल्कोहल का, तो इसका तो कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म बन ही नहीं रहा, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, नो पोजीशनल आइसोमेरिज्म। प्लस जो एसिड बनाया मैंने वो है CH3, CH2, CH2 एंड देन COH। तो इसमें तो चेन आइसोमर होगा। 4 कार्बन एटम हो जाए तो चेन आइसोमेरिज्म होगा, जबकि उसने कहा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ इसी तरह से बाकी भी सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। सही है। क्वेश्चन नंबर 28, which pair includes a hydrocarbon without a chiral center? Without a chiral center, okay, तो ये chiral है, बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया, ये तीसरा, ये चौथा ग्रुप। सही, इसमें ये chiral हो गया इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक CH3, दूसरा ये, और ये पूरा तीसरा। सही है, तो वो with a chiral center, with a chiral center, with a uh, with a chiral center, without, okay guys, without a chiral center। इन दोनों में आ गए, इसलिए गलत। आगे चलते हैं। ये कायरल होगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये भी कायरल होगा क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और बाकी ये फोर्थ, तो ये भी गलत। विदाउट अ कायरल सेंटर कह रहे हैं। अच्छा, ये कायरल होगा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। और यहाँ पर क्या है, ये कायरल होगा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये पूरा फोर्थ। सही है, माय गुडनेस। तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। चलें देखते हैं डी क्यों कह रहे हैं हम। ये कायरल है, सही है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और बाकी ये पूरा फोर्थ। और इसमें ये कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ये 2 CH3 लगे हुए हैं। ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं। ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक कायरल नहीं है, तो वो कह रहा है विदाउट
अकायरल एटम। सही है, तो इसका मतलब इधर है इधर नहीं है, इसीलिए डी आंसर है, बाकी सब में अवेलेबल थे। ओके, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म? Major product form when compound R is formed with an excess of HBr. इसको मैं एक मरतबा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं, सही है। क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जाहिर सी बात है मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो होगा HBr से रिएक्शन करने पर। और वो आपसे पूछ रहे हैं एग्जैक्टली मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म थ्रू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। लेट्स फाइंड आउट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन क्या होगी यहाँ पर। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बॉन्ड एज इट इज, ये OH और ये OH एज इट इज, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर ले जाए। अच्छा, अब एक मरतबा और लिख लेते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जनाब मैं इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ दूं तो आपके पास ये हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये OH एज इट इज, ये बॉन्ड और ये OH। ओके, तो अब आप नोट करें, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के पास है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 डिग्री is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree। On the basis of that मैंने ये पॉइंट निकाला। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इस स्टेबल रूट को फॉलो करेगा। जब इस स्टेबल रूट को फॉलो करेगा तो Br माइनस ऑब्वियसली इसके साथ रिएक्शन करेगा और H प्लस जो है ना वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगी मेरे पास। ये तो एज इट इज है, यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, सही। और आप जानते हैं इस OH की जगह पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, क्योंकि OH हटाते तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो ये Br यहाँ पर आ गया, ये एज इट इज है, ये और ये यहाँ पर भी Br आ जाएगा। तो अब आप नोट करो कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सी में लिखा है, इसलिए सी, नो 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 नो, ये सी में भी नहीं लिखा, ये ए में लिखा है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि भाई किस तरह से हमने किया है काम। ठीक है जनाब, को फॉलो करके हमने काम किया, तो इससे मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। और इसके थ्रू हासिल होने वाली माइनर प्रोडक्ट होगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, cis-butene reacts with cold dilute acid potassium magnate 7 solution to give product X. Okay. ओके देखते हैं। cis-butene कह रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये मैंने cis-butene बना दी। इसको कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CHOH और ये CH3। सही है, तो वो कह रहे हैं when sodium metal is added to separate sample of X and Y। ठीक है, अभी देखते हैं। ये तो हमने X से ये प्रोडक्ट X आ गया मानी। अब हम cis-butene को रिएक्शन करवाते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ CH है इट विल टर्न टू COH, तो COH बनेगा प्लस ये भी COH बन जाएगा। सही है ना, ये जो CH है इट विल टर्न टू COH, ये जो CH है इट विल टर्न टू COH, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये आपको देगा इथेनोइक एसिड और ये भी आपको देगा इथेनोइक एसिड। तो जाहिर सी बात है ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बोथ ऑफ देम कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो इसका मतलब जो Y है आपका, ये Y होगा ना आपका, तो Y और X दोनों सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे। तो ये आ गया कि दोनों के दोनों सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद when sodium hydroxide solution is added to separate sample of X and Y, only one, सिर्फ एक करेगा। तो राइट आंसर इज B। Why B? Because alcohols are neutral. Because alcohols are neutral, वो कभी भी alkali से रिएक्शन नहीं करते। सही है, ये एसिडिक है, alkali से रिएक्शन कर लेंगे। So Y has an acidic solution. ठीक है, for which reaction will the major organic product have the lowest relative molecular mass? Oh my goodness, आपके लिए रिएक्शन सारे के सारे याद होने चाहिए। ये अल्काइल हैलाइड है, आप इसको रिफ्लेक्स कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये ब्रोमोइथेन से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस इथेनॉल का MR है 46। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया बगैर कुछ लिखे, मतलब याद होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। फिर ये अल्काइल हैलाइड है, हीटिंग अंडर रिफ्लेक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल, तो ये बनाएगा साइनोइथेन। एंड ऑब्वियसली इसका MR कितना होगा, 12 times 3 plus 5 plus 14। Oh my goodness, 12 times 3 plus 5 plus 14 is going to be 43। 43, एक मिनट और वही 55 आ रहा है मेरे पास। आर वी श्योर? 12 times 3 plus 5 plus 14, yes 53 आ रहा है मेरे पास। पहले कैलकुलेशन एरर था 53। ओके, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन इज हीटेड एंड रिफ्लेक्स विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोपेन 2 ओल बनाएगा ये बनेगा CH3 CH OH CH3। तो 46 में 14 ऐड करोगे कितना होगा, 60 आ जाएगा इसका MR। और अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को हीट करूं अंडर रिफ्लेक्स विद कंसंट्रेटेड इथेनॉलिक NaOH, तो एलिमिनेशन की वजह से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। 3 कार्बन एटम की एल्कीन क्या होगी, प्रोपीन। ये आ गई प्रोपीन। इसका MR कितना है, प्रोपीन 12 times 3 plus 6 42। तो सबसे कम MR जो है वो 42 है,
इसलिए डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है, ये आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे रिएक्शंस याद थे, मैंने जल्दी जल्दी बता दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जो सबसे पहला वाला रिएक्शन है वो एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट SN2 रिएक्शन है। दूसरा वाला भी SN2 रिएक्शन है। तीसरा वाला जो है वो भी SN2 रिएक्शन है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसलिए SN2। और जो लास्ट वाला है वो एलिमिनेशन है, एंड एलिमिनेशन ऑलवेज गिव्स एल्कीन। ठीक है, वो कह रहे हैं C4H9Cl reacts with warm dilute aqueous sodium hydroxide solution. Which isomer of this will form the most stable cation intermediate? C4H9Cl से related मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, सही। और इससे रिलेटेड जो कार्बोकैटाइन है, ओ सी गाइस, देखो देखो देखो, व्हाट अ क्वेश्चन एक्चुअली। वो कह रहे हैं मोस्ट स्टेबल कैटाइन इंटरमीडिएट, तो मोस्ट स्टेबल कैटाइन इंटरमीडिएट ऑलवेज फॉर्म इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। याद आया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन तो मोस्ट स्टेबल SN1 में ही मिलता है ना, SN1 रिएक्शन। एंड SN1 रिएक्शन takes place in tertiary alkyl halide, takes place in tertiary alkyl halide। तो जहां टर्शियल कार्बोहाइड्रेट होगा वहां से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा। और स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू दी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। आप बोलते हैं तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। वो कह रहे हैं प्रोपेन 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया। वो कह रहे हैं 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो। वो कह रहे हैं 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल। सही है ना, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया CH2Cl, इसलिए गलत। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड। कैसे पता चला? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, प्रोपेन कह रहे हैं तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम लूंगा मैं। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, ये लगाया। सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, ये लगाया। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? टर्शी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट होगा ना, हैलोजन के निकलने के बाद। और ये टर्शी कार्बोकैटाइन फिर स्टेबलाइज होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स, यानी ये इस तरह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई थी, बट याद बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। माय गुडनेस, गॉड। ओके जी। ओके, काफी चीजें हैं इसमें। 1 mole of an organic compound J requires 6 moles of oxygen for complete combustion. ठीक है, 1 mole of J with sodium producing 0.5 mole of gas that gives a pop sound with a lighted spring. इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ से। सही है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस। फिर वो कह रहे J reacts with an excess of hot acidified potassium magnate 7 to produce an organic compound which gives an orange red precipitate with 2,4-D NaPH. ओके, या तो एल्डिहाइड बना होगा या फिर कीटोन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता।
सही है ना? तो इसका मतलब जे जो है वो ये गलत, क्योंकि सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकता है। सही है। अब मसला ये है कि बी सी डी ये तीनों अल्कोहल है और तीनों अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन टू ओल का फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेन टू ओल का फॉर्मूला है C4H10O। अगर मैं ओ अगर मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4CO2 प्लस 5H2O में। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 टाइम्स टू 8, 8 प्लस 4 13, तो ये हो जाएगा 13/2। वो 13 हो गए ना, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 प्लस 1 13। तो ये देखो, ये 1 मोल आ गया और ये 6 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, यानी ये वाला फैक्टर जो है वो फॉलो हो गया इस पे। सही है, तो बी माइट बी द राइट आंसर। ओके, अब अगर ये ब्यूटेन टू ओल है और आप इसको सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह पे Na आ जाएगा, CH2CH3 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। सही है। तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो बताओ ये कितना होगा? ये 0.5 मोल हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो यही तो कह रहा है। सही है, तो ये भी ठीक हो गया। तो इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके। और जाहिर सी बात है, जब तुम इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे KMnO4 के साथ तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। वो कीटोन ऑब्वियसली ऑरेंज रेड पीपीटी दे देगा आपको। सही है। 34, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. 3-methyl hex 3 hexane 3 ol reacts with hot concentrated sulfuric acid to form several isomeric compounds with the molecular formula C7H14. How many isomeric compounds could be formed in this reaction? Tricky है। एक मिनट। ट्रिकी तो है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा है और वर्किंग वही करनी है जो हमने सिखाई है आपको। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ एक पेज ले लेते हैं और ये पेज लिया, अब इस पर वर्किंग करके देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, हमने ये कहा हुआ है कि OH हटाओ और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ। सही है, ये आ गया, ये आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा लिख लूं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, यहां से ये वाला हाइड्रोजन चला जाए तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। सही है। एक और भी तो आएगा ना यार। अब देखो, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, एक और भी बनेगा ये आ गया। तो एक एल्कीन तो मेरे पास ये होगी, और इस एल्कीन में कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड, ये CH2 है, तो इसलिए यहाँ पर कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं?
इसको उठाओ, कॉपी करो, यहाँ लिखो। सही है जनाब। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूं और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो जब मैं बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। सही, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही है। अब तुम नोट करो, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो सिस हो गया, ये ट्रांस भी देगा। सो सिस एंड ट्रांस बोथ। ठीक है, फिर थर्ड देखो, ये आ गया। अब थर्ड में ये हो सकता है कि मैं ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, ग्रीन से कर लेते हैं। यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूं। जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है ये आया, ये आया, ये आ गया। उसके बाद ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये डबल बॉन्ड। क्या यहाँ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है? हो तो सकता है। हो तो सकता है। ये देखो ना, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के डायगोनली अटैच्ड है। सेम साइड पे आएगा तो सिस हो जाएगा, तो ये भी सिस ट्रांस देगा तुम्हें। ठीक है, सो वन, सॉरी वन, ये वन हो गया, ये सिस हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 5 बन गए। तो ये बता देते हैं कि ये और ये सेम ग्रुप है। सही, सेम ग्रुप है। सो सिस ट्रांस दे देगा ये। तो 5 आइसोमर्स मेरे पास बने। Do we have an option of 5? Yes, we have an option of 5. So 5 is going to be the right answer. My goodness, 35. The table shows a student prediction for the reaction of 3 compounds. Okay. Which row shows the correct prediction? Guys, ये आपके पास यहाँ पर एक H है, तो ये बेसिकली एल्डिहाइड है, तो ये है CH3CO। ये ग्रुप है आपके पास CH3CO ग्रुप, तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, एल्डिहाइड तो फैलिंग भी आएगा, टॉलरेंस भी आएगा, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसमें आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि CH3CO ग्रुप एक साथ है, लेकिन फैलिंग और टॉलरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कीटोन है, थर्ड भी कीटोन है, तो फैलिंग का टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि CH3CO ग्रुप मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ लिख दीजिए नो CH3CO ग्रुप एक साथ, इसलिए नो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका मतलब तीनों ठीक है, which means A is going to be the right answer. Okay. ओह सॉरी, ये मैं बता देता हूँ कि ये मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 34 था गाइस ये। सही है, या 34 सॉल्व किया था। आइए 36 पे, वो कह रहे हैं विच मैकेनिज्म डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद दिस। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो बहुत आसान सा याद होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो राइट आंसर इज सी। Oh God, propanoate can be synthesized in 3 steps using propane nitrile as the only organic starting material. In step 1, nitrile is converted into compound X. Compound X is converted into compound Y. Compound Y reacts with more compound X to give propanoate. यार दो चीजें हैं, एक मिनट रुको।
समझाते हैं आपको। पहली तो बात ये कि ये आपका अल्कोहल का पार्ट है, तो इसका मतलब जो अल्कोहल है वो आपका प्रोपेनॉल होना चाहिए, सही है। और दूसरी सबसे अहम बात, ये आपका एसिड का पार्ट है, प्रोपेनोइट है, तो इसका मतलब आपका प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एस्टर उस वक्त बनेगा जब प्रोपेनिक एसिड और प्रोपेनॉल आपस में रिएक्शन करेंगे, ये तब बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे पहले इसको एसिड हाइड्रोलाइज करूं ताकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टेप 1 में CH3 CH2CN है मेरे पास, ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 COOH में, और इसको परफॉर्म करने के लिए एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करते हैं हम, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो या तो ये है या ये, सी और डी दोनों रॉन्ग हो गए। उसके बाद ये स्टेप 1 हो गया मेरा। स्टेप 2 में क्या होगा, ये आपका हो गया CH3 CH2 COOH, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ रिड्यूस, और मैं इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल में, दैट इज प्रोपेनॉल में, सही है। तो ये आ जाएगा, तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि ये जो आपके पास प्रोपेनॉल है ये इस प्रोपेनिक एसिड से रिएक्शन करके ये एस्टर दे देगा आपको, ठीक है। 38 the ester, this compound is hydrolyzed by boiling with aqueous sodium hydroxide, which compound is one of the product। फिर दोबारा से देखो, ये है तुम्हारे पास CH3, ये है तुम्हारे पास CH2, ये तुम्हारे पास एस्टर, ये तुम्हारे पास CH3। तुमने क्या करना है, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देना है। जब तुम बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास CH3 CH2 CO will get OH of water will turn to COOH, और oxygen will get OH, H of water will turn to methanol। अब क्योंकि तुम्हारे पास मीडियम क्या है, तुम्हारे पास मीडियम एल्कलाइन है, तो इस एल्कलाइन मीडियम की वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COONA, इसको कहते हैं सोडियम प्रोपेनोएट। तो सोडियम प्रोपेनोएट कहाँ लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। याद रखिएगा कि ये जो आपने बनाया है ये सोडियम प्रोपेनोएट बनाया है। नेक्स्ट 39, compound V polymerizes to form polymer W, a section of the polymer W is shown, what is the correct name of compound? मैं इसका करेक्ट नाम दिखाता हूं आपको, ये एक्चुअली आपका पॉलीमर है, सही है, और सॉरी मोनोमर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम, जाहिर सी बात है इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एडिशन पॉलीमर है। इस कार्बन के साथ 2 Cl है, ये लिखा मैंने, इस कार्बन के साथ 1 Cl और 1 CH3 है, ये लिखा मैंने। ये हो जाएगा 112 ट्राइक्लोरोप्रोपीन, इसका नाम है 1,1,2 डैश ट्राइक्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन है, और 3 कार्बन एटम के अल्कीन को हम कहते हैं प्रोपीन। तो 1,1,2 पता है ना, 1,1 क्यों कह रहा हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, एक मिनट, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 3 कार्बन एटम की एल्कीन इज प्रोपीन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन है तो 1,1, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है तो 2, 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरो, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके।
A molecule of an organic compound P contain 3 carbon atoms and showing a strong absorption at this in the infrared spectrum. अगर infrared spectrum पे strong absorption 17-20 सेंटीमीटर इनवर्स की है तो इसका मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा. तो इसका मतलब जो P है this contain carbonyl group. फिर वो कह रहे हैं P is reacted with an excess of hot acidified potassium magnate 7 forming organic compound Q. ओके तो कीटोन तो नहीं ऑक्सीडाइज होता बट वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. फिर वो कह रहे हैं अच्छा Q shows a strong absorption and a broad absorption. ओके 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बोनाइल है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. सही है. 2800 के ऊपर क्या आ रहा है 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 अ, 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 अल्कोहल हाइड्रोक्सी. सही है. ये है OH. 1720 पे क्या आ रहा है 1720 पे ब्रॉड एब्जॉर्प्शन है. ठीक है चलें ट्रायल एंड एरर की बेस पे काम करते हैं. ट्वेंटी पे यार कह रहा है अब्जॉर्प्शन 1720 पे कार्बोक्सिल एस्टर अमाइड है. एनी हाउ स्टार्ट करते हैं. मैं प्रोपेन 2 ओल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये प्रोपेनॉन बनाएगा. नॉन में सिर्फ कार्बोनाइल का ग्रुप होगा तो इसमें 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक मिलेगी लेकिन ऑब्वियसली नो पीक एट 2800 सेंटीमीटर इनवर्स. इसका मतलब ये गलत हो गया. प्रोपेन 1 ओल ऑक्सीडाइज होगा तो जाहिर सी बात है इसमें एक OH की पीक होगी विच अपीयर्स एट 3350 सेंटीमीटर इनवर्स और नो पीक इज गिवन. ठीक है कोई पीक ही नहीं गिवन 3350 सेंटीमीटर इनवर्स की क्वेश्चन के अंदर राइट. तो इसका मतलब ये भी गलत. प्रोपेनॉन इज कीटोन नेवर ऑक्सीडाइज तो ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. अगर मैं इस प्रोपेनॉल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो इट विल टर्न टू प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड में 2 पीक्स मिलेंगी मुझे. एक मिलेगी कार्बोनाइल की जिसको एग्जामिनर कह रहा है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है और दूसरी मिलेगी COOH पे जिसकी वो कह रहा है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स है और वो कह रहा है कि ये पीक वेरी ब्रॉड है. ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग. I hope it makes sense to you. Okay. That's the end of our question number 40. Thank you very much, guys.